हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल एग्जाम में। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक है ये आपका 7th जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल, इसके अलावा झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एमसीक्यू, सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो टॉपिक है आज का, ये आपका जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहा है कि पहले जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको जेपीएससी के सिलेबस के साथ लिंक बताएंगे आपको। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जेपीएससी का सिलेबस का लिंक दिख रहा है। देखिए ये आपका है जेपीएससी का मेंस का सिलेबस, और इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर है झारखंड का भूगोल और इसके संसाधन की उपयोगिता। इसमें देखिए आपको एक टॉपिक दिख रही होगी यहाँ पे, भू आकृतियाँ, अफवाह प्रणाली, जलवायु, मृदा के प्रकार और वन, दामोदर और स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट। हाँ देखिए ये आपको दिख गया, और स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट। ये जो टॉपिक है ये आपका नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। मतलब मेंस में आपको दिख गया सिलेबस कहाँ पे पूछता है। अब आपको हम ये दिखाएंगे कि जेपीएससी का प्रीलिम्स में ये सिलेबस कहाँ पे आता है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा भूगोल झारखंड का। झारखंड के भूगोल में ये टॉपिक जहाँ पर जंगल नदी की बात होती है, यहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने जेपीएससी के सिलेबस के साथ इसको लिंक देख लिया। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो ये टॉपिक है इसको कृष्णा शर्मा ने बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट्स बुक्स है, जैसे कि मनीष रंजन बुक का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हेल्प लिया है। इसके अलावा उड़ान पब्लिकेशन की जो बुक है, लुसेंट की जो बुक है, और डॉक्टर वी वीरोत्तम की एक बुक आती है जो यूनिवर्सिटी लेवल में हम लोग पढ़ते हैं, उस बुक से, और इसके अलावा गूगल में, मतलब लगभग 4-5 सोर्सेज से लेकर के इन्होंने तैयार किया है, जिस टॉपिक को तैयार करने में लगभग 7 घंटे का समय लगा है। तो प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, वैसी परियोजना जिनका उद्देश्य बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करना होता है। ठीक है, मतलब बहुउद्देश्य का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य। ठीक है, बहुउद्देश्य जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, बहु और उद्देश्य। बहु का मतलब होता है बहुत सारा, और उद्देश्य का मतलब आपको पता है लक्ष्य हासिल करना। तो एक वैसी परियोजना जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नदी घाटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें परियोजना बनाएंगे बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, वो कहाँ बनाएंगे? वो नदी की घाटियों में बनाएंगे, नदी के बगल में बनाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसको कहते हैं। बहुत सारा उद्देश्य में क्या आ सकता है, जैसे कि हमने नदी को डैम बना दिया बगल में। ठीक है, तो उससे हम सिंचाई कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। अगर बात करते हैं, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर का संज्ञा इन्होंने दिया था। ठीक है, मतलब हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने नदी घाटी परियोजना को क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है? तो वो है टोटल 5 नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, उत्तर कोयल परियोजना और कोयल कारो परियोजना। इन टोटल 5 परियोजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और आपने सिलेबस में देखा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही जगह इसका जिक्र था। शुरू करते हैं हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना को। एक बार फिर कहते हैं दोस्तों, अगर आप नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं झारखंड से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी वीडियोज़ हमारी चल रही है। ठीक है, देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। मतलब आज़ादी के ठीक 1 साल के बाद जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना में जो मुख्य आधार था वो कौन था? तो वो था अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से ये प्रेरित है। ठीक है, अमेरिका में एक टेनेसी घाटी परियोजना है जिनसे हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रेरित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किससे प्रेरित है? तो ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से। आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना को चलाने के लिए डीवीसी जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कोलकाता रखा गया था। आपको पता होगा दामोदर जो नदी है ये हमारा झारखंड में मुख्य रूप से बंगाल से गुजरती है, तो इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? बंगाल में कोलकाता रखा गया था। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना, किसी भी परियोजना को ठीक रूप से चलाने के लिए इसमें स्थापना किसका किया गया था? दामोदर वैली कॉरपोरेशन मतलब डीवीसी की स्थापना दामोदर घाटी परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था।
ये परियोजना के अंतर्गत झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है, क्योंकि ये मुख्य रूप से झारखंड और बंगाल से होकर के गुजरती है। इस नदी को बंगाल में इस नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है, दामोदर नदी को। और अभी बहुत सारे हम लोग महत्वपूर्ण डैम के बारे में पढ़ेंगे, बांधों के बारे में जो नदियों में बनाया गया है बहुउद्देश्य को पूरा करने के लिए। यहाँ से जो है 1200 मेगावाट के बिजली उत्पादन के साथ 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना मेगावाट? 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है और 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इससे सिंचाई की जाती है। इस परियोजना डीवीसी बनाने का उद्देश्य जो है 5 बड़ी कार्यों के लिए लाया गया था। मतलब दामोदर नदी घाटी परियोजना जिसमें डीवीसी का स्थापना किया गया, वो 5 बहुत बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। वो 5 कौन कौन से हैं? तो पहला है बाढ़ का नियंत्रण। बाढ़ का नियंत्रण देखिए, किसी भी नदी को जब बांधा जाता है, डैम बनाया जाता है ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उससे बाढ़, जब नदी में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होगा तो हम लोग बीच में स्टोर कर सकते हैं। आप झारखंड गए होंगे तो आपको पता होगा टेनूघाट डैम जो हमारा बहुत बड़ा डैम है, और जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो डैम में क्या किया जाता है? पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे फिर पानी को छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि आसपास की जो एरिया होती है उसमें बाढ़ का नियंत्रण होता है, बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, और झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाने की वजह से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्य रूप से ये बाढ़ लाती है तो बहुत ज़्यादा हानि होता है। इसके अलावा विद्युत का उत्पादन, इस नदी से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पर्यावरण का संरक्षण तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने का कार्य दामोदर घाटी। अगला है दामोदर घाटी के आसपास के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक मदद इससे मिलेगा। और 5वां है जल की आपूर्ति, मतलब घरों के साथ साथ उद्योगों में भी इससे हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 बहुत बड़े उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन मतलब डीवीसी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो डीवीसी कॉरपोरेशन है या दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत जो है 8 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है, 1 अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है और 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। इसके अलावा तापीय विद्युत गृह 3 इसके अंदर चलाए जाते हैं। तो इन सबको हम लोग आज बहुत ही डिटेल में देखेंगे। मेरे यहाँ आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाएगी और बहुत ही उचित तरीके से। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मेरे वीडियोज़ एक बार देखने के बाद आप खुद नोट्स बना लेंगे, तो आप किसी भी अन्य बुक को उठाएंगे, मनीष रंजन हो या लुसेंट हो या फिर उड़ान हो, तो आपको एक जगह पे इतनी सारे मटेरियल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से 8 बड़े बांध हैं जिनका निर्माण दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंदर किया गया है? तो पहला है तिलैया बांध। बांध का मतलब होता है दोस्तों डैम होता है। ठीक है, डैम आपने पता होगा कि डैम क्या होता है, सो जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? तिलैया डैम। तिलैया डैम कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर है। ये देखिए, जितने भी बातें मैं बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर झारखंड के पर्सपेक्टिव में। जब आप झारखंड का एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, आइदर आप जेपीएससी के पीटी में बैठते हो, मेंस के एग्जाम में बैठते हो, या फिर जेएसएससी या फिर झारखंड के कोई भी एक दिवसीय एग्जाम को ले लीजिए जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वहाँ ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि जब मेहनत करते हैं ना तो सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा नहीं और अपना बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन है? वो तिलैया डैम है, क्योंकि मैं भी एक खुद स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तिलैया डैम बराकर नदी पर है और इस डैम का निर्माण जो है आपका 1953 में किया गया था, जिसकी लंबाई 366 मीटर है और ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। ठीक है, ये जो बांध है ना, मतलब डैम है, ये कोडरमा के प्रसिद्ध सैनिक स्कूल, कोडरमा में एक प्रसिद्ध है सैनिक स्कूल, इसके ठीक बगल में ये तिलैया डैम है। क्लियर? दूसरा डैम कौन है? मैथन डैम। सबको पता होगा, बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए मैथन डैम जाते हैं हमारे बोकारो धनबाद के एरिया से। तो जो मैथन डैम है ये आपका धनबाद से 48 किलोमीटर दूर है, जो कहाँ है? बराकर नदी पर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा तिलैया डैम जो बराकर नदी पर था, मैथन डैम ये भी बराकर नदी पर है। तो बराकर नदी में धनबाद से जो है 48 किलोमीटर दूर पड़ता है मैथन डैम, जिसकी लंबाई 144 मीटर और 94 मीटर ऊँचाई है। ठीक है, यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में बिजली उत्पादन भी किया जाता है। अगला है बाल पहाड़ी बांध। ये बराकर नदी पर है, जो कहाँ पर पड़ता है? ये आपका गिरिडीह के आसपास में पड़ता है, बाल पहाड़ी बांध। अगला है पंचेत डैम। पंचेत डैम कहाँ है? दामोदर और बराकर नदी जो धनबाद में मिलती है, यहाँ पर ये पंचेत डैम बनाया गया है और इस बांध का प्रारंभ 1959 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा इसकी लंबाई है 6.77 किलोमीटर और 45 मीटर ये ऊँचाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां है आपका अय्यर डैम। अय्यर डैम कहाँ है? दामोदर नदी पर है। बेरमो डैम जो कहाँ है? दामोदर नदी, जिसको बोकारो बोला जाता है,
ये जो बैरमो बांध है ये दामोदर नदी है, इसको टेनूघाट डैम भी हम लोग कह सकते हैं। टेनूघाट डैम के नाम से ये प्रसिद्ध है। बोकारो डैम जो गरगा डैम बोला जाता है यहाँ पर, ये बोकारो नदी पर है। कोनार डैम जो कोनार नदी पर है, ये हजारीबाग में है। क्लियर है। बोकारो डैम को गरगा नदी पर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोकारो नदी बोला जाता है, गरगा डैम हम लोग बोलते हैं। और बैरमो डैम जो है इसको टेनूघाट डैम बोला जाता है, जो आपका बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग। तो कोनार डैम जो है, कोनार डैम कोनार नदी पर है, जो हजारीबाग में पड़ता है। इस बांध का निर्माण लगभग 1955 में किया गया था, जिसकी लंबाई कितनी है, 4.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स है और 49 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऐसे टोटल ये 8 बांध थे। कौन कौन से? बोकारो डैम, कोनार डैम, बैरमो डैम, अय्यर डैम, पंचेत डैम। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से टोटल 8 डैम थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना, बस आप उतना ही याद कर लीजिए, इतना बहुत ही इनफ है, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा या फिर जो होगा थोड़ा कॉपरेट कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए चीज़ें बनाई जा रही है। आप 1 घंटा क्लास करके भी शायद इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती है। ठीक है, एक अवरोधक बांध है, वो कौन है? दुर्गापुर का अवरोधक बांध। ठीक है, दुर्गापुर दामोदर नदी में जो वर्धमान जिला वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आपको पता होगा दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो दामोदर नदी पर ही जो है वर्धमान जिला में दुर्गापुर अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है, जो लगभग 1953 ईस्वी में किया गया था और 1955 में ये तैयार लगभग हो गया था। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 692 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर, मतलब 39 फीट के आसपास में। इस बांध से 2 नहरें निकलती है, जिससे वर्धमान, बागुड़ा, हावड़ा, हुगली जिले में लगभग 4,17,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। टोटल हमने पढ़ा था 8 लाख, उसमें से 4 लाख तो सिर्फ यहीं से हो रहा है, दुर्गापुर अवरोधक बांध, जो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और इससे जो है पश्चिम बंगाल के बहुत सारे एरिया, जैसे कि आपका वर्धमान हो गया, बागुड़ा, हावड़ा, हुगली, ये सारे जिलों में जो है ना लगभग 4,17,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इसके अलावा दामोदर नदी घाटी परियोजना में 6 जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है। वो 6 जल विद्युत गृह कौन कौन से हैं? तो पहला है तिलैया जल विद्युत गृह। तिलैया जल विद्युत गृह जो है यह आपका कहाँ पड़ता है? यह आपका पड़ता है कोडरमा में, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 60,000 किलोवाट है। कितनी है? 60,000 किलोवाट। ये बराकर नदी पर है, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। अगला है मैथन जल विद्युत गृह, जो बराकर नदी धनबाद में पड़ता है। मैथन डैम में ये बनाया गया है। हर जल विद्युत गृह को किसी न किसी डैम में बनाया जाता है। क्लियर है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसकी भी कितनी है? 60,000 किलोवाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और कुछ नोट में बातें लिखी हुई है। मैथन जल विद्युत गृह एक भूमिगत जल विद्युत केंद्र है, जो दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला एकमात्र विद्युत गृह है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो तीसरा है, कौन सा है? बाल पहाड़ी जल विद्युत गृह। ये भी आपका बराकर नदी में गिरिडीह के आसपास पड़ता है, जिसकी उत्पादन क्षमता 20,000 किलोवाट है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग का चौथा क्या हो जाएगा? पंचेत जल विद्युत गृह, जो पंचेत डैम पर है। ये दामोदर नदी पर पड़ता है, जिसकी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है और स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, अय्यर जल विद्युत गृह, जो दामोदर नदी पर पड़ता है। इसकी उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट है। तो उत्पादन क्षमता बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कोनार जल विद्युत गृह। कोनार जल विद्युत गृह दामोदर और कोनार नदी के संगम में है, हजारीबाग में। इसकी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट होगा, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। इन सारे जल विद्युत गृह की स्थापना दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC के अधीन हुआ। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, और दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जितनी भी जल विद्युत गृह आपने पढ़ा, सभी की स्थापना किसके अंदर हुई थी? तो सबकी स्थापना हुई थी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंदर की गई थी। क्लियर है। इसके अलावा 3 तापीय विद्युत गृह की स्थापना की गई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, जिसमें कोयला से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है। किससे? कोयला से। कौन कौन सा है? तो पहला है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जिसको BTPS बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बोकारो में जो झारखंड का एक ज़िला है और ये DVC के द्वारा संचालित किया जाता है। और इसकी जो बिजली की उत्पादन शुरू हुई थी वो 1953 में हुई थी, जिसकी उत्पादन क्षमता है 830 मेगावाट। क्लियर है। दूसरा है चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह। चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह कहाँ है? ये भी आपका बोकारो जिला में ही है, जिसमें DVC के द्वारा ये भी संचालित है। 630 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है 3 यूनिट्स में। और
इसमें जो 3 यूनिट स्टार्ट हुए थे वो आपका 1964, 65 और 1968 में 3 यूनिट की स्थापना अलग अलग समय में की गई थी। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का तीसरा जो मिलेगा ताप विद्युत गिरी वो है टेनुघाट ताप विद्युत गिरी, ठीक है, जो लालपनिया बोकारो में स्थित है। और टेनुघाट लालपनिया में स्थित है, टेनुघाट ताप विद्युत गिरी जो बोकारो के जिला में अंतर्गत पड़ता है। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसका संचालित किया जाता है। क्लियर है, किसके द्वारा? तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड। इससे पहले जितने भी थे उसके संचालन डीवीसी के द्वारा किया जाता था। क्लियर है। इसमें 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन 2 यूनिट्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें पहला यूनिट 210 यूनिट का है और दूसरा भी 210 यूनिट का है, 2 यूनिट। क्लियर है। नोट में कुछ बातें लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पतरातू ताप विद्युत गृह को पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना में विकसित करेगा, ठीक है, मतलब इसको जो है पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। भारत सरकार रूस की सहायता से स्थापित किया गया था ये, और ये जो है वर्तमान में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची को दिया जाता है। मतलब इससे जो भी बिजली उत्पादन होती है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची को। क्लियर है। पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना को थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो किसी एक बुक में आपको नहीं मिल सकती है। क्लियर है। चलिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगभग मई 2018 में जो है पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना बनाने की शुरुआत कर चुके हैं उसके नियंत्रण में, और इसकी उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है, जो आपका BHEL जिसको भेल बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके द्वारा ये बनाया जा रहा है। क्लियर है। मतलब पतरातू सुपर थर्मल जो है इसके द्वारा बनाया जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी ने 2018 मई में इसका अनावरण किया था। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, मतलब NTPC के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा जब ये बन करके तैयार हो जाएगा, जिसमें पहला 3 यूनिट जो है ये आपका 3 × 800 मेगावाट में तीनों में होगा, 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा। और 2 यूनिट बाद में बनेंगे जो 800 मेगावाट के होंगे। क्लियर है। नोट, कोयला, जल तथा ईंधन तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाला प्रथम संगठन कौन है? वो DVC है। क्लियर, याद रहेगा आपको। कोयला से भी DVC विद्युत का उत्पादन करता है, जल से भी करता है बहुत सारे डैम में, और ईंधन का यूज करके भी ये विद्युत उत्पादन करने वाला पहला जो संगठन है वो आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन मतलब DVC है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, मैथन में भारत का पहला भूमिगत जल विद्युत केंद्र बनाया गया। मैथन डैम जो आपका धनबाद में पड़ता है, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। मैथन डैम धनबाद में भारत का पहला भूमिगत जल विद्युत केंद्र बनाया गया था। ठीक है, पहला जो भारत पूरा इंडिया का पहला भूमिगत जल विद्युत केंद्र कहाँ बनाया गया है? मैथन डैम में बनाया गया है, जहाँ पर भूमिगत मतलब अंदर में जो है इसमें पावर प्लांट लगाया गया है। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो बच जाएगी, देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुत बड़ा टॉपिक था। मुझे लगता है कि टोटल जो हम लोग 5 नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टोटल जो हम लोग 5 नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, उत्तरी कोयल, कोयल, इसमें दामोदर अकेले जितना बड़ा था ना, ये चारों मिलकर भी इतने बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना के बहुत ही डिटेल में देख लिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चारों नदी घाटी परियोजनाओं को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए रियल एग्जाम को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे, बाय।